Hello students, welcome to the Inspire Academics. I am Siddharth Vaskar and today I am discussing about life processes. Okay? तो लाइफ प्रोसेस की और भी वीडियो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो जिसमें कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था न्यूट्रिशन इन अमीबा और पैरामीशियम, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे हो रहा था ना। तो हमें पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है तो उसके पास सिर्फ एक ही सेल होती है जो कि सारे के सारे काम अपने खुद से करवाते हैं ना। तो हमें पता है कि ये जो प्रोसेस थी कि 5 स्टेप्स में हो रही थी: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। ओके, तो ये 5 टाइप के ये प्रोसेस थी, ये हो रही थी। तो पहले वो प्रीवियस वीडियो देखना, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बेसिकली होते क्या है, तो देखो, एक तो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दो सिंपल वाले भी बोल सकते हैं, जैसे हाइड्रा हुआ, जो छोटे बोल सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे जो लिविंग बींग्स होते हैं वो, है ना। तो न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मीनिंग है कि बहुत जो कॉम्प्लेक्स हैं, यानी कि बड़े हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोग हैं, या डॉग्स हैं, या कैट है, या कोई भी मैमल्स हुआ, या आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं हम। अगर लिविंग अभी आगे क्लास 11 में आप लोगों को एनिमल किंगडम पढ़ाया जाएगा, तब आप लोगों को ज्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा कि कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या कौन से हैं, या फिर बात करें कि सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, क्या डिफरेंसेस होता है। तो एनिमल किंगडम में ये सारी चीजें सीख जाओगे। अभी फिलहाल के लिए बस इतना समझो आप लोग कि कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें कि हम लोग आते हैं वो है, ठीक है, यानी कि ह्यूमन बींग्स। तो उसमें हमें क्या करना है कि न्यूट्रिशन को पढ़ना है कि न्यूट्रिशन होता कैसे है बेसिकली। तो हमें पता है कि न्यूट्रिशन, अब जैसे न्यूट्रिशन होगा तो ह्यूमन बींग्स में वो किस टाइप से होगा, तो उसके लिए एक तरह से एक बोल सकते हैं पूरा एक सिस्टम बना हुआ है ना। न्यूट्रिशन के लिए एक सिस्टम बना हुआ है जिसे हम बोल रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस सिस्टम में कितनी सारी चीजें होती है, देखो, सबसे पहले होता है कि माउथ। माउथ को हम बोल सकते हैं बकल कैविटी। ओके, तो माउथ होता है, उसके बाद उसी मतलब माउथ के आसपास ही हम बोल सकते हैं इस साइड क्या है, इधर पर सलाइवरी ग्लैंड्स दिया हुआ है ना। सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, फिर उसके जस्ट ऊपर हम बोल सकते हैं टंग है ना। पैलेट में हमारे पास रहती है, जो दो टाइप के पैलेट्स होते हैं हम बोल सकते हैं, एक तो अपर एंड लोअर। तो एक लोअर पैलेट में जो रहती है तो हम बोल सकते हैं टंग है हमारे पास। ओके, अब इसके बाद थोड़ा सा और हम नीचे की साइड जाए, या फिर हम बोल सकते हैं अंदर की साइड जाए, तो फिर आता है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस बेसिकली क्या है कि बेंड पाइप बोलते हैं, सॉरी, फूड पाइप बोलते हैं इसको। इसको हम बोल रहे हैं फूड पाइप, जिससे कि क्या है, जो हमारा माउथ से फूड होता है वो ट्रेवल करता है नीचे की तरफ जाएगा, है ना, नीचे की तरफ जाएगा। और हम दूसरा, हम इसके बाद क्या बोल सकते हैं कि एक होता है स्टमक। स्टमक हमें पता है प्रेजेंट होता है बॉडी की लेफ्ट साइड में। ओके, तो ये इस टाइप से हम समझ सकते हैं स्टमक है। तो स्टमक क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो फूड का डाइजेशन है वो सबसे ज्यादा बोल सकते होता है। ओके, अब इसके बाद एक होता है पेनक्रियाज। एंड स्टमक के जस्ट साइड में दूसरी साइड हम बोल सकते हैं लिवर होता है प्रेजेंट ना। थोड़ा सा डिफरेंट साइड में होता है, हम बोल सकते हैं जो ये अगर लेफ्ट साइड में है तो ये राइट साइड में होता है, बट थोड़ा सा पोजीशन इनका डिफरेंस होता है, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होती कि ऐसे जितना बड़ा ये साइज में हो, तो डिफरेंस होता है साइज का भी। और अब इसके बाद आता है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, अब ऐसा लग रहा होगा डायग्राम में कि गॉल ब्लैडर ये हम बोल सकते हैं लिवर एक ही साथ में, बट ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट अलग अलग होते हैं दोनों। ओके, अब इसके बाद आता है बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट बेसिकली क्या होगा, बाइल डक्ट हम बोल सकते हैं जो पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज को और ये जो गॉल ब्लैडर है उसको जोड़ने के लिए एक डक्ट होती है। जैसे हमारे पास ईसोफेगस है तो ये फूड पाइप है, तो ऐसे एक टाइप का पाइप या फिर बोल सकते हैं डक्ट, जिसे हम बोलते हैं कैविटी। तो कैविटी बनी रहती है जिसे हम बोल रहे हैं बाइल डक्ट, जिससे कि क्या होता है कि बाइल जूस का सीक्रेशन हम लोग करवाते हैं। ओके, अब इसके बाद चलते हैं सबसे नीचे जो होता है, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली क्या करता है कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, यानी न्यूट्रिशन जब हमने डाइजेस्ट किया फूड को, तो फूड को जब एनर्जी हम निकालेंगे उसकी, तो एब्जॉर्प्शन के सबसे ज्यादा प्रोसेस हम बोल सकते हैं यहीं पे होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन उसके सराउंडिंग में हम बोल सकते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके सराउंडिंग में चारों तरफ से उसको कवर करके रखा रहता है। ओके, अब इसके बाद आता है रेक्टम। तो रेक्टम भी क्या है, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट है।
तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, और हम बोल सकते हैं जो इजेशन प्रोसेस होती है वो पार्ट यही होता है। और इसके अलावा हम बोल सकते हैं लास्ट में जो एनएस है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है। तो एक्सक्रीशन जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब हम आते हैं वन बाय वन, थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक सीक्वेंस में लिखते हैं। तो सबसे पहले होता है माउथ। ओके, second one is esophagus. ओके, इसे हम क्या बोल रहे हैं, फूड पाइप। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्टमक। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, अब इसमें हमारे पास ये तो होगा मेन सारे जो बॉडी ऑर्गन है वो। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या क्या होता है, जैसे लिवर एंड पेनक्रियाज हम बोल सकते हैं। लिवर एंड पेनक्रियाज। ओके, इसके अलावा हो सकता है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये सारे कंपोनेंट्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे मैंने ऑलरेडी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है उसमें मैंने बना दिया है, तो एक बार आप लोग इसको समझ सकते हैं और देख सकते हो। ओके, ये मैं हटा देता हूँ। तो ये क्या है कि यहाँ से माउथ है, माउथ के बाद यहाँ टंग है, उसके अंदर बकल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है। और उसके बाद हम बोल सकते हैं माउथ से थोड़ा सा नीचे चल के जो कनेक्टिव लिंक है स्टमक और माउथ को कनेक्ट कर रही है, कैविटी है हमारे पास, फूड पाइप होता है जिसे हम बोल रहे हैं ईसोफेगस। और उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो स्टमक मिलेगा, फिर पेनक्रियाज, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर लास्ट में एनस। इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इतने सारे पार्ट्स होते हैं। अब सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं कि जो न्यूट्रिशन होगा, तो जैसे हमने कोई फूड खाया तो फूड खाने के बाद न्यूट्रिशन होगा हमारा, तो उसमें जो प्रोसेसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होगी, ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस में क्या पढ़ेंगे हम, लाइफ प्रोसेस में पढ़ने वाले हम ये जो सारी प्रोसेस हो रही है ना, यानी कि ह्यूमन की जो प्रोसेस है या फिर किसी और अदर ऑर्गेनिजम्स की प्रोसेस है। तो सबसे पहले होता है क्या, इंजेक्शन। ओके, इंजेक्शन। तो इंजेक्शन बेसिकली क्या होता है, तो इंजेक्शन होता है हम बोल सकते हैं जो फूड है, फूड को हम लोग हैंड की हेल्प से, मतलब हाथों की सहायता से हम बोल सकते हैं फूड को लेना, माउस के अंदर लेना। ओके, तो हम बोल सकते हैं क्या, मैं इसको लिख देता हूं अच्छे से, द फूड इज पुट इनटू the mouth with the help of hands। ओके, मीन्स हमने क्या किया, जो हमारे माउथ में हमने फूड को अंदर रख लिया। अब इसके बाद स्टार्ट होती है प्रोसेस डाइजेशन की। तो डाइजेशन क्या होगा, वैसे बेसिकली हम लोगों ने अभी अमीबा में या फिर पैरामीशियम में पढ़ चुके हैं, तो हमें एक आइडिया तो लग गया होगा कि डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम बोल सकते हैं जो फूड होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, तो फूड में जैसे अब हम बोल सकते हैं कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं इसमें हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, जैसे फूड है हमारा, तो फूड को एक तरह से ल्यूब्रिकेशन का काम करते हैं, ल्यूब्रिकेशन का काम करवाते हैं। तो ल्यूब्रिकेशन क्या होता है, बेसिकली हमें पता है, जैसे बोल सकते हैं कि कोई जो फूड है हमारा उसमें जो हम बोल सकते हैं जो हमारे क्या होता है, सलाइवा को यूज करते हैं।
ओके, तो सलाइवा वो सीक्रेट करवाते हैं, तो सीक्रेशन ऑफ सलाइवा। ओके, तो जब सलाइवा का सीक्रेशन होता है तो जिससे कि फूड को ल्यूब्रिकेशन मिलता है, और उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं जो हमारे टीथ होते हैं, ठीक है, तो टीथ की हेल्प से ये जो फूड होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स एंड टीथ ये क्या करते हैं, मिलके दोनों डाइजेशन में यहाँ से जो हम बोल सकते हैं माउथ में पार्टिसिपेट करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड टीथ ये दोनों चीजें। इसके साथ साथ टंग भी होता है जो कि ये मिक्स करने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं क्या, सलाइवा या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स, टीथ एंड टंग ये क्या करते हैं हमारे डाइजेशन में सबसे ज्यादा पहला इनिशियल स्टेप यही प्रोवाइड करवाते हैं। अब इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, दूसरी चीज ईसोफेगस। तो ईसोफेगस मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या होता है, ये फूड पाइप होता है। अब इसमें क्या होता है, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, तो बेसिकली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होगा, जैसे हमने फूड को माउथ के अंदर रखा, अब माउथ के अंदर रखने के बाद हमने अंदर भी तो लेके जाना है, यानी कि स्टमक तक भी तो लेके जाना है, तो एक तरह से एक ऐसी प्रोसेस होती है जैसे जिससे कि अंदर लेके जाया जा सके, जिसमें कि होता है कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन। ओके, तो कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन जब होता है, बोल सकते हैं फ्रीक्वेंटली, तो फ्रीक्वेंटली जब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है तो हम उसको बोल रहे हैं क्या, कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो इसके थ्रू क्या होता है कि जो ईसोफेगस है वो माउथ से स्टमक तक जो फूड है उसको पहुंचाने का काम करता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं द कॉन्ट्रैक्शन, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन the contraction and expansion movement of the walls of food pipe is called peristaltic मूवमेंट। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया, ये डेफिनेशन है इसकी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो कि ईसोफेगस के थ्रू कराई जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, जब हमने जो फूड है ईसोफेगस में पहुंचा दिया, अब ईसोफेगस कहाँ पर पहुंचाएगा, हमें पता है कि ईसोफेगस जो कनेक्टेड होता है वो स्टमक से कनेक्टेड होता है। तो स्टमक क्या होता है, तो बेसिकली स्टमक, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है जे शेप। ओके, इसका शेप है, हम बोल सकते हैं जे शेप का साइज होता है। तो ऑर्गन इट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो लेफ्ट साइड में हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के में प्रेजेंट होता है। तो अब स्टमक के बाद हमारे पास आता है क्या, अब इसमें हमने एक बार जो रिएक्शंस होती हैं क्या क्या होंगी, अब जैसे ऐसा तो है नहीं कि स्टमक में फूड गया और जैसे गया वैसे ही निकल जाएगा, तो इसमें कुछ रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले हम बोल सकते हैं एक गैस्ट्रिक जूस होता है। तो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, एक तरह से जो स्टमक होता है वो रिलीज करता है, जिससे कि जो फूड डाइजेशन का जो प्रोसेस है और एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो आराम से अच्छे से एक तरह से हो सके। तो गैस्ट्रिक जूस क्या होगा हमारा, तो गैस्ट्रिक जूस इज अ मिक्सचर। ओके, गैस्ट्रिक जूस ये क्या है, एक तरह से मिक्सचर है। ओके, किस चीज का, तो हम बोल सकते हैं इसमें HCl, आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में। ठीक है, तो HCl और एंजाइम्स का मिक्सचर होता है, हम बोल सकते हैं एंजाइम्स। अब एंजाइम्स कौन से, हम बोल सकते हैं पेप्सिन। ओके, पेप्सिन एंजाइम होता है। और दूसरी चीज हम बोल सकते हैं इसमें प्लस म्यूकस प्रेजेंट होता है।
ओके, तो ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये हम वो क्या होगा कि HCl प्लस एंजाइम जो जो जिसका नाम क्या पेप्सिन, और इसके साथ ही साथ म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है हमारा गैस्ट्रिक जूस। अब इसका काम क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस है वो फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करेगा, है ना। तो डाइजेस्ट करवाने में कैसे हेल्प करेगा, हर किसी की एक एक प्रॉपर्टी होती है, हम बोल सकते हैं। जैसे HCl की अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे नॉर्मली अगर हम HCl की बात करें, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में चलते हैं थोड़ा सा, ओके। तो जैसे HCl की अगर हम बात करें, तो HCl में होता क्या है बेसिकली कि जैसे हमारी जो स्किन पे गिरता है HCl, या फिर कहीं भी क्लोथ्स पे गिर जाए, कंसंट्रेटेड HCl हो या फिर डाइल्यूट HCl हो, तो हम बोल सकते हैं क्या होगा उसकी वजह से जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स है, तो बॉडी ऑर्गन्स थोड़े थोड़े करके जो जलना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर क्लोथ्स पे गिरता है तो क्लोथ्स पे भी मतलब क्लोथ्स भी जल जाते हैं, वहां पर बर्न हो जाता है, सीवर बर्न भी हो सकता है कभी कभी, वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, हम बोल सकते हैं। बट अब एक क्वेश्चन आता है कि HCl हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है सर, तो ये गैस्ट्रिक जूस या फिर हम बोल सकते हैं HCl है वो हमारे स्टमक को क्यों बर्न नहीं करता। देखो, अब ये क्यों नहीं करता, ये HCl तभी रिलीज होता है या फिर गैस्ट्रिक जूस तभी रिलीज होता है जब हम लोग कुछ खाते हैं, पेट के अंदर कुछ लेके जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो स्टमक में कोई चीज पहुंचती है उसके बाद ये जूस रिलीज होना स्टार्ट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जब हम डाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, या फिर हमने कुछ खाया, इंजेक्शन की प्रोसेस हमने स्टार्ट करी, तो इंजेक्शन जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, ये इंजेक्शन की प्रोसेस के बाद हम बोल सकते हैं कि HCl और ये जो पेप्सिन है और ये म्यूकस है, ये सारी चीजें रिलीज होना स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो गैस्ट्रिक जूस है उसका रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद हम बोल सकते हैं वैसे हमारे साथ में बाद में पहुंच जाता है फूड, है ना। जैसे हमने इंजेक्शन किया तो थोड़े टाइम के बाद जैसे माउथ के थ्रू और फिर इसोफेगस के थ्रू हमारा जो फूड है वो पहुंच जाता है स्टमक के अंदर। तो स्टमक के अंदर जब पहुंच जाता है तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, अब मैं इसके साथ में लैंग्वेज लिख देता हूं, ड्यू टू द प्रेजेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब HCl का नाम क्या होता है हमें पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, गैस्ट्रिक जूस is acidic in nature। ओके, इन नेचर। अब इसके बाद इन द एसिडिक मीडियम द एंजाइम पेप्सिन begins the digestion of proteins present in the present in food to form smaller molecules। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं जो गैस्ट्रिक जूस होगा वो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस जैसे हमारा HCl रिलीज हुआ तो HCl ने क्या किया, स्टमक को एसिडिक बना दिया। ओके, अच्छा कभी कभी देखा होगा, सुना भी होगा कि एसिडिटी हो जाती है कुछ लोगों को। तो एसिडिटी बेसिकली होता क्या है कि जब हम किसी फूड को स्मेल कर रहे होते हैं, ओके, तो किसी फूड को स्मेल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी HCl कभी कभी रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर हम कहीं जा रहे होते हैं और काफी टाइम, जैसे हमारा कोई रूटीन बना हुआ कि हमें सुबह मॉर्निंग में 10 बजे खाना चाहिए, है ना, तो 10 बजे खाना चाहिए। अब एक दिन किसी दिन नहीं मिलता है, तो हमारे जो बोल सकते हैं बॉडी ऑर्गन है या फिर बोल सकते हैं स्टमक है, उसकी तो हैबिट है कि HCl रिलीज करना है भाई। और जैसे अगर स्मेल मिल जाए उसको तो और भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो HCl क्या होता है, रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है उस टाइम पे, तो एसिडिटी बढ़ने लगती है, फिर बनने जो एसिडिटी होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट होने स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए हमें एसिडिटी होती है। ओके, तो अब जब HCl कभी कभी ज्यादा रिलीज होता हो जाता है क्वांटिटी में, तो हम बोल सकते हैं जो अल्सर की प्रॉब्लम है वो भी होती है। मतलब कि बहुत ज्यादा जब HCl जैसे हम लोग खाली पेट रहें कुछ
काफी टाइम तक। और जैसे स्मेल करते रहे, जैसे बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल कि कोई हलवाई है, वो खाना बना रहा है और वो भूखा है काफी टाइम से, है ना, तो उसमें क्या है, HCl रिलीज होने लगता है ना। तो HCl जब रिलीज होने लगेगा तो हम बोल सकते हैं उसको अल्सर की प्रॉब्लम है वो कुछ टाइम के बाद आना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। उसमें जो पेन होने लगेगा, स्टमक पेन हम बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि कोई भी जो खाना बनाता है उसको खाना खाना खा लेना चाहिए, उसके बाद ही हम बोल सकते हैं खाना बनाना चाहिए। या फिर बोल सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए, कुछ ना कुछ, जिससे कि जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो ना हो। ओके, या फिर जो जिसको भूख नहीं लग रही है जिस टाइम पे, वो बनाए तो ज्यादा बेटर है। ओके, या फिर एक टाइम बना हुआ है ना, इस टाइप से हम बोल सकते एक टाइम बना हुआ है, जैसे 5 बजे बना हमारा खाने का टाइम होता है, तो हम बोल सकते हैं 4 से 5 के बीच हम पहले खाना बना के प्रिपेयर कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो बॉडी है वो पहले से हैबिट में रहेगी। जब हमारी बॉडी पहले से हैबिट में रहेगी तो हम बोल सकते हैं कि हमें जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। ओके, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि एसिडिटी की प्रॉब्लम क्यों होती है। अब इसके बाद एक बोल सकते हैं जो स्टमक होता है, स्टमक के बाद हम बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हमारे पास क्या बचा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे फूड पहुंचा तब क्या होगा, ये एक तो हम बोल सकते हैं ये क्या होता है, द पार्शियली डाइजेस्टेड, मीन्स पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है यहाँ पे, मतलब कहाँ पे, स्टमक में 100% डाइजेशन नहीं होगा। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हम बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही पहुंचेगा फूड, तो स्मॉल इंटेस्टाइन वो है अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो हम बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि हम बोल सकते हैं द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सीक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड्स, जिसमें हम बोल सकते हैं लिवर और पेनक्रियाज आता है। तो जो लिवर और पेनक्रियाज क्या है, एक तरह से सीक्रेशन ग्लैंड्स हैं। ओके, सीक्रेशन ग्लैंड्स क्या है, लिवर एंड पेनक्रियाज। ओके, तो यहां से क्या होता है, एक सीक्रेशन निकलता है। तो जब सीक्रेशन निकलता है तो इनका काम क्या होता है, इनके काम में लिख देता हूं, मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक alkaline so that pancreatic enzyme can act on pancreatic enzymes can act on it. ओके, इसके बाद सेकंड वन है, बोल सकते हैं बाइल सॉल्ट्स ब्रेक्स the fats present in the food into small globules, making it easy for the enzymes to act and digest them। तो ये हमारे पास काम क्या होगा, लिवर और पेनक्रियाज। यहाँ से क्या होता है, बाइल जूस हम बोल सकते हैं सीक्रेशन होता है। तो जब बाइल जूस का सीक्रेशन होगा तो ये इंटेस्टाइन में जाएगा। तो इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये क्या करता है, जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसको और ज्यादा फास्ट कर देता है।
तो हम बोल सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं या फैट्स हैं, वो यहाँ पे सारे डाइजेस्ट होना मतलब डाइजेस्ट हो जाते हैं। ओके, तो जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो उसकी जो एनर्जी है वो भी एब्जॉर्ब कर ली जाती है ना। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि जो बाइल सॉल्ट्स हैं, या फिर हम सबसे पहले पहला लाइन का मैं बताता हूँ, मेक द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन। ओके, तो ये क्या करता है कि बेसिकली हमें पता है कि एसिडिक फूड आता है, क्योंकि हमें पता है जो स्टमक में वो HCl रिलीज किया उसने फूड को एसिडिक कर दिया। तो सबसे पहले इनका काम क्या रहता है, जो बाइल जूस का काम रहता है, बोल सकते हैं बाइल जूस का काम रहेगा क्या, एल्कलाइन मीडियम बनाना। ओके, तो एल्कलाइन मीडियम बनाना फूड को। ओके, जिससे कि पेनक्रियाटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट। तो जो पेनक्रियास से जो एंजाइम रिलीज हो रहे हैं वो इस पर काम कर सकें सही से, जिससे कि डाइजेशन की प्रोसेस और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो सही से चल सके। अब इसके बाद दूसरा क्या, बाइल सॉल्ट्स ब्रेक्स द फैट्स present in the food into small globules, making it easy for the enzyme and act digest in them। यानी कि हम बोल सकते हैं ब्रेक डाउन है, या फिर हम बोल सकते हैं जो क्या होगा, जो बाइल सॉल्ट्स होंगे वो डाइजेशन की प्रोसेस को और फास्ट करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड। तो हम बोल सकते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट एक लाइन लिख देता हूँ, the small intestine is the main reason for the absorption of digested food। ठीक है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये क्या है, हमारे पास जब डाइजेस्टेड फूड है वो उसका एब्जॉर्प्शन होगा। अब होगा क्या हमारे पास, एसिमिलेशन। हमने पढ़ा था ना रिएक्शंस कैसे, मतलब एक प्रोसेस के बाद दूसरी प्रोसेस, दूसरी के बाद तीसरी, तो 3 प्रोसेस तो हमने अभी तक पढ़ ली। पहला क्या था, इंजेक्शन, दूसरा हम बोल सकते हैं डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस ये इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा हो रही है। अब इसके बाद हमारे पास है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन तो बेसिकली हमें पता है एस्टिमुलेशन क्या होगा, तो द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर इट बिकम्स assimilated as part of the cell। The assimilated food is used by the body cell for obtaining energy as well as for growth and repair of the body। तो हम बोल सकते हैं जो एसिमिलेशन की प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई है, या फिर सॉरी जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में एनर्जी को गेन किया है बॉडी ने, है ना, तो उसको यूज करेंगे इसमें ग्रोथ करवाने में, या फिर कोई भी बॉडी ऑर्गन हमारा कोई डैमेज है या जहां भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर, जैसे इसको हम लिख सकते हैं सीधा ग्रोथ एंड रिपेयरिंग। ओके, तो ग्रोथ और रिपेयरिंग में बेसिकली ये जो काम होगा एसिमुलेशन यहाँ पर करवाएगा। अब ये ग्रोथ और रिपेयरिंग ऐसा तो नहीं है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे हो रहा है, रिपेयरिंग हम बोल सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे जहां पर रिक्वायरमेंट होगी तो वहीं पे ये होगा। अब इसके बाद हमारे पास बचता है क्या, ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है, ओवरऑल हम बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स में एक लिमिटेड पीरियड तक तो चलती है, तो ग्रोथ क्या होगा, ये इसी प्रोसेस से जैसा जिस टाइप का हम फूड खाते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमारी ग्रोथ होती है। ओके, अब लास्ट बचता है क्या पार्ट, इजेशन। तो इजेशन क्या होगा, बेसिकली जब हमने जो फूड खा लिया अब बचता है हमारे पास क्या, एक वेस्ट प्रोडक्ट। तो वेस्ट प्रोडक्ट को हम बोल सकते हैं बॉडी के बाहर निकालना है हमें, तो जिसे हम बोलते हैं इजेशन, या फिर हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं एक्सक्रीशन। ओके, तो इजेशन क्या होगा, द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फेकस इज कॉल्ड इजेशन और डेफिकेशन। ओके, इजेशन को और क्या बुला देते हैं, डिफिकेशन। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, बेसिकली हमारे पास जो हमने फूड को डाइजेस्ट किया, अब ऐसा तो नहीं है जो डाइजेस्ट किया फूड हमने जो एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, अब इसके बाद कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा हमारा, तो वेस्ट प्रोडक्ट को हम बोलते हैं फीकस। ओके, तो फीकस को क्या कर दिया हमने, इजेशन या फिर जो एक्सक्रीशन के थ्रू, जैसे हम बोल सकते हैं रेक्टम एंड एनस के थ्रू हमने बाहर निकाल दिया इसको।
तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा वर्क करता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोल लो, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन सिस्टम, फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं एसिमिलेशन, फिर लास्ट में इजेशन। ओके, तो इस टाइप से ये काम करता है। तो समझ में आया होगा आपको यहाँ तक। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, या फिर दूसरी चीज जो व्हाट्सएप पर नंबर अभी दिख रहा होगा आपको या फिर दिख जाएगा अभी थोड़ी देर में, तो वो उस पर आप जरूर भेज सकते हैं कोई सा भी क्वेरी हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।